नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार। चलिए आज बात करते हैं कृषि भूगोल के एक और विषय में, कृषि उत्पादकता एवं कृषि दक्षता। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इफ़िशियंसी, कृषि उत्पादकता एवं दक्षता। चलिए जानते हैं कृषि उत्पादकता क्या होती है, दक्षता क्या होती है और इसे किस किस विधियों द्वारा विभिन्न विद्वानों ने निकालने का प्रयास किया। उन इन विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे फार्मूला का प्रयोग किया। तो देखते हैं आगे चल के कि आखिरकार वो जो फार्मूलाज थे वो क्या क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि उत्पादकता एवं दक्षता की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कृषि उत्पादकता के बारे में। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बहुत ही सामान्य अर्थ में समझिएगा। उत्पादकता क्या है? उत्पादकता उत्पादन की वह मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर इकाई क्षेत्र से प्राप्त होती है। कृषि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? उस भूमि की उत्पादकता कहलाता है। बात क्लियर हो गई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज की ओर इशारा करता है या उपज की घोतक है। बातें समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन की जो मात्रा है वह क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादकता का प्राथमिक संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है, जो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक कारकों से अंतर संबंधों का प्रतिफल होता है। कहने का मतलब है कि कृषि की उत्पादकता होता है उसका घनिष्ठ संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है, जो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अंतर संबंधों के प्रतिफल पर निर्भर करता है। यहाँ पे उल्लेखनीय यह है कि प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारक गद्यात्मक गतिशील होते हैं, यानी कि समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। समय के साथ प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारक परिवर्तनशील होते रहते हैं और इन कारकों में रूपांतरित होने के फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता में भी क्या होती है? परिवर्तन होता है। चलिए उर्वरकता के संदर्भ में बात कर लेते हैं। उर्वरक मिट्टियों की वहनीय शक्ति है जिसके आधार पर उत्पादन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। कहने का मतलब है किसी भूमि पर किसी मिट्टी की यदि उर्वरक क्षमता अधिक है तो उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो उस प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल का उत्पादकता भी अधिक होगा। और जिस क्षेत्र में उर्वरक कम होगा, वहाँ की मृदा उर्वरक कम होगी, वहाँ की उत्पादकता भी क्या होगी? कम होगा। इस प्रकार देखा जाए तो उत्पादकता तथा उर्वरकता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कृषि दक्षता की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं दक्षता है क्या। दक्षता इफिशियंसी का सामान्य अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य को पूर्ण करने में लगाया गया समय, श्रम, ऊर्जा कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। हमने मान लेते हैं कि हमने खेती किया, हमने क्या लगाया? अपना श्रम लगाया, समय लगाया और हमने बहुत सारी अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया। तो कृषि दक्षता के अंतर्गत हम यही जानने का प्रयास करते हैं, हमने कुछ उद्देश्य लगा के श्रम किया था, मेहनत किया था, हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, वो आखिरकार कितना कारगर साबित हुआ, वो कितना सही साबित हुआ। इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है? कृषि दक्षता के अंतर्गत। कृषि दक्षता मापने योग्य राशि है। ध्यान दीजिए, मापने योग्य राशि है। ऊर्जा के रूपांतरण की स्थिति में आउटपुट ऊर्जा तथा इनपुट ऊर्जा के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यानी कि हमने कृषि कार्य किया, कृषि कार्य में हमने जितना ऊर्जा लगाया, जितनी टेक्नोलॉजी लगाया, जितना हमने समय दिया, जितना श्रम कार्य किया, उसका अनुपात आखिरकार उसका आउटपुट कितना हुआ, कितना कारगर साबित हुआ, इन दोनों के बीच जो आनुपातिक संबंध रहेगा वो क्या कहलाएगा? कृषि दक्षता कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इस संदर्भ में। कृषि के अधिकतम उत्पादन हेतु लगाया गया श्रम, तकनीक, पूंजी एवं अन्य विधि संसाधन का मूल्यांकन या माप एवं विश्लेषण करना इसके अंतर्गत आएगा।
उपयोग की गई संसाधन कितना उचित कार्य कर रहा है, और यदि कितना कार्य अगर उचित कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, कृषि दक्षता के अंतर्गत आता है। इसके मापन हेतु कृषि दक्षता एवं कृषि उत्पादन, इसके मापन हेतु बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर बहुत सारी विधियों का क्या किया, सुझाव दिया। चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से विधि थे जो उत्पादकता और दक्षता की मापन करने में सक्षम है। कृषि उत्पादकता निर्धारण की तकनीकें, इसके बहुत सारे विद्वानों ने समय के साथ बहुत सारे विधियों का सुझाव दिया, परंतु इन सभी विधियों में, जितने विधि हम लोग देखने वाले हैं उन सभी विधियों में कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो देखते हैं कि प्रमुख तौर पे कौन कौन सी विधि रही। शुरुआत के दो के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, वो जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट ही है और बहुत सामान्य है। सबसे पहले बात करते हैं खुसरो 1964 में निवेश उत्पादन अनुपात विधि दिया। उसके बाद कोटि गुणांक विधि कैंडल महोदय ने 1939 में प्रयोग किया, फिर स्टैम्प महोदय ने 1960 में, फिर सफ़ी महोदय ने 1990 में। वैसे ही स्टैम्प महोदय ने 1958 में जनसंख्या के संदर्भ में भूमि वहन की क्षमता की विधि का प्रयोग किया। वही फसल क्षेत्र तथा प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन का भारित कोटि क्रम गांगुली ने 1939, देश पांडे ने 1964 तथा भाटिया ने 1967 में इसका प्रयोग किया। वही आगे बढ़ते हैं, विभिन्न फसलों की क्षेत्रीय उत्पादन का सूचकांक के बारे में 1964 में इनेंदी महोदय ने, फिर सफ़ी महोदय ने 1972 में बात किया था। उसके बाद फसल उपज तथा संकेंद्रण सूचकांकों का कोटि गुणांक मापन करना, याद रख, फसल उपज तथा संकेंद्रण सूचकांकों का कोटि गुणांक मापन करना जसबीर सिंह ने 1976 में किया था। चलिए एक एक करके देखते हैं प्रमुख हमारे जो विधि है जो बहुत सारे विद्वानों द्वारा दी गई थी और उन विद्वानों ने इसका प्रयोग कब और कहाँ किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड यानी कोटि गुणांक विधि के बारे में बात करते हैं। कोटि गुणांक विधि उत्पादकता मापन तथा अनुप्रयोग की एक बहुत सरल विधि है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कैंडल महोदय ने 1935 में किया था, याद रखेंगे, कैंडल महोदय ने 1935 में। इसमें कृषि उत्पादकता के निर्धारण हेतु क्षेत्र के प्रति इकाई उत्पादन का प्रयोग किया गया था। कैंडल महोदय ने इंग्लैंड को 48 काउंटीज की उत्पादकता निश्चित करने के लिए 10 प्रमुख फसलों को आधार माना। मतलब कैंडल महोदय ने इंग्लैंड में 48 काउंटीज यानी कि प्रदेश, 48 प्रदेशों की उत्पादकता निश्चित करने के लिए 10 प्रमुख फसल उन्होंने सेलेक्ट किया और 10 प्रमुख फसल को क्या हुआ, आधार माना। उन्होंने सबसे पहले जो अलग अलग जो प्रदेश थे, जो 48 प्रदेश थे, उन्होंने सभी प्रदेश में जो 10 फसल उन्होंने लिया था, उन 10 फसलों का आखिरकार उत्पादकता क्या है, प्रति एकड़ उसकी उत्पादन क्या है, उसका सबसे पहले निर्धारित किया। मान लेते हैं कोई ए फसल है, कोई बी फसल है और प्रदेश एक की बात हो रही है। इसमें प्रदेश एक में ए फसल बी फसल इसी तरह करके उन्होंने टोटल 10 फसल लिया। मान लेते हैं ए प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है पर बी प्रदेश में गेहूं 2 नंबर पे होता है। वही मान लेते हैं वहाँ पे चावल 10वें नंबर पे होता है, यहाँ 90वें नंबर में होता है। इसी प्रकार से कोटि गुणांक विधि के तहत कैंडल महोदय ने इंग्लैंड के 48 प्रदेशों को लिया, उसकी उत्पादकता निर्धारित करने का प्रयास किया और उन्होंने इसके लिए क्या किया, पहले तो इंग्लैंड को 48 अलग अलग प्रदेशों में विभक्त किया और 10 फसल को आधार माना और इन हर एक प्रदेश में इन 10 फसलों की उत्पादन का स्तर क्या है और उसे रैंक दे दिया गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, जो सबसे अधिक उत्पादन वाला फसल था उसे 1 नंबर और सबसे कम वाले को 10 नंबर। ठीक है, इस प्रकार ऑर्डर में रख दिया और अंत में क्या किया, इन्होंने एक टेबल के माध्यम से अरेंज कर दिया।
फसल के आधार पर अलग अलग प्रदेश में कौन सा कितना कितना फसल हो रहा है उसे अरेंज कर दिया और आखिरी में इसे जोड़ दिया गया। जोड़ने के पश्चात इस प्रकार प्रत्येक काउंटी की सभी 10 फसलों को जोड़ा, फसल की संख्या से भाग दे दिया गया। अब कहना क्या चाहते हैं ये समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। सभी प्रदेशों को, मान लेते हैं कोई ए प्रदेश है और इस ए प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में 1 नंबर मिला, मान लेते हैं चावल में 2 नंबर मिला, चूँकि 10 फसल लिए है तो 1 से 10 तक ही आएगा। वैसे ही बाजरे में 5 नंबर मिला, वैसे ही 10 फसल का उन्होंने लिखा और इन 10 फसल को क्या कर दिया, जोड़ दीजिए। मान लेते हैं इसमें जोड़ दिए तो आ गया 45 और इसे क्या किया 10 से भाग दे दिया। 10 से इसलिए भाग दे दिया गया क्योंकि 10 फसल का हमने चयन किया था और इस प्रकार पर उन्होंने क्या किया था, औसत कोटि क्रम ज्ञात किया था, जिसे कोटि गुणांक रैंक कोफिशिएंट कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में केंडल विधि का प्रयोग, यानी कि कोटि गुणांक विधि की बात हो रही है। केंडल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सफी महोदय ने 1960 में कहाँ किया था, उत्तर प्रदेश के झीलों के लिए किया था, कृषि क्षमता निर्धारण करने के लिए, और उन्होंने 8 प्रमुख फसलों का चयन किया गया था। इसमें 2 प्रमुख दोष थे। केंडल की विधि जो थी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो विधि थी, उसमें 2 प्रमुख दोष थे। पहला था, इस विधि में फसलों के क्षेत्रफल को महत्व नहीं दिया गया था। वहीं उत्पादकता की सापेक्षिक स्थिति याद करने के लिए कोई भी प्रामाणिक स्तर स्पष्ट नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। कोटि गुणांक विधि। कोटि गुणांक विधि का प्रयोग महाराष्ट्र में 1964 में देश पांडे तथा सप्रे ने किया और इसे उन्होंने भारित औसत कोटि गुणांक, यानी कि कहना चाहता है कि भारित औसत कोटि गुणांक विधि का प्रयोग महाराष्ट्र में 1964 में देश पांडे एवं सप्रे महोदय ने किया। चलिए आगे बात करते हैं। भाटिया 1967, भाटिया महोदय ने 1967 में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु उत्पादकता सूचकांक का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने क्या किया, 11 प्रमुख फसलें लिए। उत्तर प्रदेश में 1967 भाटिया महोदय याद रखेंगे, इन्होंने ज्ञात क्या किया, उत्पादकता सूचकांक, इफिशिएंसी इंडेक्स मेथड कहते हैं इसे, और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला का प्रयोग किया, IYA बराबर YC डिवाइडेड बाई YR इंटू 100। यहाँ पे IYC बराबर है सस्य यानी फसल की उपज सूचकांक, YC बराबर है फसल की प्रति हेक्टेयर उपज, और YR बराबर है सस्य यानी फसल की संपूर्ण क्षेत्र की प्रति हेक्टेयर उपज क्या है। इस विधि का प्रयोग करके 1967 में भाटिया महोदय ने क्या किया, उत्पादकता सूचकांक ज्ञात करने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 1964 में इनेंदी महोदय ने कृषि उत्पादकता निर्धारित करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जो इस प्रकार है, Y डिवाइडेड बाई YN, और ये अनुपात में है T डिवाइडेड बाई TN। यहाँ पे Y बराबर है इकाई क्षेत्र में चुनी गई फसलों की उत्पादन की कुल मात्रा। यहाँ पे YN, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये YN है। YN बराबर है राष्ट्रीय स्तर पर जो फसल लिए गए हैं उसकी उत्पादन की मात्रा कितनी है। पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं तो स्थानीय में कुल उत्पादन कितना है, फिर हम पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कितना % है या फिर कितनी मात्रा है। उसके बाद T बराबर है इकाई क्षेत्र यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सकल कृषि क्षेत्र कितना है। उसके बाद TN बराबर है राष्ट्रीय स्तर पर सकल कृषि क्षेत्र का कितना % है या कितना भाग है, इसको देखें। इस प्रकार 1964 में इनेंदी महोदय ने इस फार्मूला का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजिद हुसैन 1995 में माजिद हुसैन ने केंडल के कोटि गुणांक विधि का प्रयोग किया।
पूरा भारत पर प्रयोग किया और भारत की कृषि उत्पादकता तथा सीमांकन करने का प्रयास किया। याद रखेंगे 1995 में कैंडल का जो कोटि गुणांक विधि है, कैंडल का कोटि गुणांक विधि है, उसका प्रयोग किया उन्होंने, और उन्होंने पूरे भारत को 5 स्तर में बांटा। वो 5 स्तर तालिका में दर्शाया गया है। सबसे पहले और साथ ही साथ उसके उत्पादकता सूचकांक को। ठीक है, चलिए बात करते हैं, नीचे से चलेंगे। सबसे पहले अति निम्न। अति निम्न यानी कि 125 से अधिक जिसका सूचकांक आया होगा वो क्या कहलाएगा? अति निम्न में आएगा। निम्न में आएगा, ठीक है, जो 125 से कम, वैसे ही मध्यम में 105 से कम, वही उच्च में 90 से कम, और अति उच्च में 75 से कम। ठीक है, याद रखेंगे अति उच्च के अंतर्गत 75 से कम जिनका सूचकांक आया है, उच्च में 90 से कम जिसका आया है, यानी 75 से 90 के बीच जिसका आया है, वही मध्यम में 90 से 105 के बीच जिसका आया है, निम्न में 105 से 125 के बीच जितना आया है, और अति निम्न में 125 से जो अधिक सूचकांक जो आया होगा, उन क्षेत्रों को अलग अलग इस प्रकार उत्पादकता के स्थान पर 1995 में माजिद हुसैन ने बांटने का प्रयास किया। 1974 में जसबीर सिंह ने कृषि दक्षता की मापने का प्रयास किया, जो स्टेम महोदय ने 1958 में जो विधि वहन क्षमता की जो विधि सुझाई थी उस पर निर्धारित है, या कहूँ तो उसका संशोधित रूप है। कृषि क्षेत्रों की भार वहन क्षमता को दक्षता सूचकांक कहा जाता है। जसबीर सिंह ने सर्वप्रथम 16 से 80%, ये प्रतिशत है, 16 से 80% तक उत्पादन क्षति यानी हानियों को घटाते हुए खाद्य तथा तिलहन क्षेत्र के अंतर्गत प्रति इकाई कैलोरी उत्पादन। ध्यान देंगे, प्रति इकाई कैलोरी उत्पादन को C से दर्शाया गया है। उसके बाद कैलोरी उत्पादन प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ष में व्यक्त भारित औसत प्रमाणिक पोषण को ASN से दर्शाया गया है, वही वहन क्षमता को CC से। यानी कि 1975 में जसबीर सिंह द्वारा स्टेम महोदय का जो फार्मूला था उसका प्रयोग किया गया, और उसमें संशोधित करने के फलस्वरूप उन्होंने वहन क्षमता ज्ञात करने के लिए, भूमि की वहन क्षमता ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला गया, जो फार्मूला था CC बराबर C0 डिवाइडेड बाय ASN। और यहाँ पे CC क्या है? वहन क्षमता है भूमि की, और C है या C0 है प्रति इकाई कैलोरी उत्पादन, और वहीं ASN है कैलोरी उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में, भारित औसत प्रमाणिक पोषण, ASN, ये क्या है? प्रति इकाई कैलोरी का उत्पादन, और CC है वहन क्षमता। चलिए आगे देखते हैं। जसबीर सिंह ने इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने भूमि की वहन क्षमता कैपेसिटी क्या है वो किया। तत्पश्चात उन्होंने कृषि दक्षता मापने के लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया, वो फार्मूला है IAE बराबर CE डिवाइडेड बाई CR इंटू 100। यहाँ पे IAE है संगठक इकाई की कृषि दक्षता सूचकांक, यानी कृषि दक्षता उस पर्टिकुलर क्षेत्र का कृषि दक्षता सूचकांक IAE द्वारा दर्शाया गया। वहीं दूसरा है CCE उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जनसंख्या के संदर्भ में प्रति इकाई क्षेत्र पर वहन क्षमता क्या है। उसके बाद CR है संपूर्ण क्षेत्र या पूरे प्रदेश में प्रति इकाई क्षेत्र की वहन क्षमता क्या है, और उसको इंटू कर दिया गया था 100 से। इस प्रकार जसबीर सिंह ने सबसे पहले क्या किया था? वहन क्षमता, उसकी कैपेसिटी याद किया था भूमि का, उसके पास इस कैपेसिटी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? कृषि दक्षता की माप करने का प्रयास किया था। इस प्रकार आज कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता का टॉपिक कंप्लीट होता है। कृषि
जैसे कि एक बार और बात कर लेते हैं, कृषि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, कोई स्थान है प्रति हेक्टेयर, उसमें कितना उत्पादन होता है, वो क्या है, कृषि उत्पादकता। और कृषि दक्षता क्या होगी, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हमने बेहतर फसल के लिए या अधिक लाभ के लिए हमने क्या किया, बहुत सारी तकनीक लगाया, श्रम लगाया, समय लगाया, पूंजी लगाया। तो ये सारी जो पूंजी और श्रम हमने लगाया वो अच्छा सा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस लगाई हुई पूंजी और कितनी अच्छे से काम कर रहा है, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, कृषि दक्षता कहलाता है। इस प्रकार हमारा कृषि दक्षता और उत्पादकता का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि समय समय पर जो बहुत सारे विधियाँ बनाए थे कोटि गुणांक किंडल महोदय के द्वारा, जसबीर सिंह ने, तो वो सारी विधियाँ आप याद रखेंगे। ऑप्शनल सवाल में अक्सर आपसे पूछा जाएगा, सन को भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।